गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आप सबके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ की खबर के साथ करेंगे, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। पुलिसकर्मी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के दबंगों ने पीटा है। और लखनऊ से आपको ये बड़ी खबर बताते चले, जहां दबंगों के हौसले बुलंद नजर आए। पुलिसकर्मी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पारा में तैनात दीवान को जमकर पीटा गया। और देखिए, उसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। पारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक पर शोर मचाते जा रहे थे 4 युवक और दीवान के रोकने पर युवकों ने पिटाई कर दी। तो देखिए किस तरह से पत्थर उठाकर मार रहे हैं और किस तरह से एक पुलिसकर्मी पर 3-3, 4-4 लोग जो है नजर आ रहे हैं, किस तरह से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले आपको, इसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई है और इन तस्वीरों के आधार पर अब कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बताते चले, दबंगों के हौसले किस तरह से बुलंद है, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिसकर्मी को सड़क पर किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। देखिए किस तरह से पत्थर उठाकर भी मारते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो सामान है उसे पटक कर तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से एक पुलिसकर्मी पर 4 युवक जो है वो टूट पड़े हैं और किस तरह से उन्हें पीट रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। बताते चले कि बाइक पर शोर मचाते हुए ये दबंग जा रहे थे और जब इन्हें रोका गया, टोका गया, तो इन्होंने पुलिसकर्मी पर बदतमीजी करना शुरू कर दी और फिर किस तरह से मारा है वो तस्वीरें देखिए। तो दीवान के रोकने पर किस तरह से दबंगों ने जमकर पीटा है, ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि 4 युवक बाइक पर सवार होकर हंगामा करते हुए जा रहे थे और जब युवक को रोकने की कोशिश पुलिसकर्मी की तरफ से की गई तो फिर युवकों ने मारपीट शुरू कर दी, हाथापाई शुरू कर दी। और ये देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि इन तस्वीरों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते चले, जहां दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए बीच सड़क पर किस तरह से मारपीट कर रहे हैं पुलिसकर्मी के साथ और इसकी तस्वीरें निकलकर भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी इन दबंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, शोर मचाते हुए जा रहे थे और फिर दबंगों ने इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। पारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाइक पर शोर मचाते हुए ये युवक गुजर रहे थे। देश की आंतरिक सुरक्षा पर आज अहम बैठक होने वाली है। गृह मंत्रालय का 2 दिन का चिंतन शिविर आज से शुरू होना है और सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले, देश की आंतरिक सुरक्षा पर आज से अहम बैठक। गृह मंत्रालय का 2 दिन चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के गृह मंत्री इसमें शामिल होंगे। गृह सचिव, डीजीपी भी इसमें शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री भी इसे संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बताते चले कि पुष्कर सिंह धामी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होंगे। और सीएम योगी हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को राज्यों के गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सभी प्रदेश के गृह मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस चिंतन शिविर को संबोधित करेंगे। 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों को आमंत्रित किया गया है। राज्यों के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के महानिदेशक भी चिंतन शिविर में भाग लेंगे। चिंतन शिविर में 6 सत्रों में अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। साइबर सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, महिला सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में आपको बताते चले कि चर्चा की जाएगी। और सीएम योगी के लिए ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि कुछ महीने पहले आई एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चला था कि सीएम योगी की सख्त प्रशासक छवि से यूपी की जनता सुरक्षित हुई है। और एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में यूपी में कमी आई है। और इतना ही नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया है। इस बैठक में यूपी में अपराधों में कमी भी चर्चा का विषय बन सकती है। तो हरियाणा के सूरजकुंड में शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे।
गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल होंगे सीएम धामी। सुरक्षा के मद्देनजर पर बैठक ये बुलाई गई है। सीएम के द्वारा ये कहा गया और अपना पक्ष खुलकर रखूंगा। तो आपको बताते चले कि चिंतन शिविर का आयोजन हरियाणा में होने जा रहा है और गृह मंत्रालय की बैठक में पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। सीएम धामी ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई है और अपना पक्ष खुलकर रखूंगा। उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य है। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड काफी अहम है और सीएम धामी केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से बुलाई गई बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि वो सुरक्षा के मुद्दे को अपने पक्ष को वो खुलकर रखेंगे। तो आपको बताते चले कि गृह मंत्रालय की तरफ से बैठक बुलाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड यहाँ भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिस पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब मैं देश के सामने रखूंगा। उत्तराखंड की जनता ने अभी अभी जो आम चुनाव हुए हैं, उन आम चुनाव में इस प्रकार का रिजल्ट दिया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जिसने तक थोड़ा इतिहास सुना है। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी ने 500 सीटें जीती, 19 में भी 500 सीटें जीती और आने वाले जो लोकसभा के चुनाव उसका जो एक क्या परिणाम होने वाला है, ये 2022 के चुनाव, 2024 के चुनाव की सारी जो परिणाम आने वाले हैं वो देश के सामने रहेंगे, उत्तराखंड की जनता के सामने रहेंगे। देश की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का 2 दिन का चिंतन शिविर फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित किया जा रहा है। चिंतन शिविर में सभी राज्यों की गृह मंत्री, गृह सचिव, डीजीपी और अर्धसैनिक बलों के मुखिया शामिल होंगे और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर शिविर में पुलिस के आधुनिकीकरण, साइबर अपराध प्रबंधन, आपराधिक न्याय प्रणाली में आईटी के बढ़ते उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन, तटीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री बैठक के उद्घाटन और समापन सत्र दोनों को संबोधित करेंगे। चिंतन शिविर में 7 अलग अलग सत्र होंगे जिसमें राज्यों के गृह मंत्री प्रस्तुतिकरण देंगे। उत्तर प्रदेश में बीते 5.5 सालों में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की सफलता के पीछे छिपे प्रयासों और इच्छा शक्ति की कहानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों के गृह मंत्रियों के सामने रखेंगे। बताएंगे कि किस तरह प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया और अपराधियों की काली कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर चला और पूरे देश के लिए उदाहरण बना। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर हो रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से उत्तराखंड यहाँ भौगोलिक रूप से और सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी उत्तराखंड राज्य से मिलती हैं। ऐसे में जो भी उत्तराखंड राज्य का इनिशिएटिव है या उत्तराखंड राज्य जिस पर काम कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से और देश की सुरक्षा की दृष्टि से, उन सब मैं देश के सामने रखूंगा। चिंतन शिविर में साइबर अपराध प्रबंधन के लिए इकोसिस्टम विकसित करने सहित देश में महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष बल दिया जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और आपको अगली बड़ी खबर बताते चले। आज बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे का वक्त है जब केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। विधि विधान के साथ विराजमान हुई है डोली। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, आज बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 बजे का वक्त है जब केदारनाथ के कपाट पूरे विधि विधान के पूजा पाठ के साथ बंद किए जाएंगे और विधि विधान के साथ विराजमान हुई डोली। सभा मंडप में विराजमान हुई है बाबा की डोली। बाबा की मूर्तियों को
डोली में विराजमान किया गया। चल विग्रह डोली में विराजमान हुई है सभी मूर्तियां और सुबह केदारनाथ से रवाना होंगी। बाबा की डोली 28 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम करेगी डोली और 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी पहुंचेगी बाबा की डोली। शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में ही विराजमान रहेंगे बाबा केदार। तो आपको बताते चले कि आज केदारनाथ के कपाट बंद होंगे और सुबह 8:30 बजे केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। तो भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए और इस बार रिकॉर्ड आपको बताते चले कि जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंचे और अभी भी काफी संख्या में जो है श्रद्धालु बाबा केदार की धाम पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको देते चले 8:30 बजे आज केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। विधि विधान के साथ डोली विराजमान हो गई है और सभा मंडप में विराजमान हुई है बाबा की डोली। बाबा की मूर्तियों को डोली में विराजमान कर दिया गया है और चल विग्रह डोली में विराजमान सभी मूर्तियां हो चुकी हैं। सुबह केदारनाथ के लिए रवाना होगी और बाबा की डोली 28 अक्टूबर को विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम करेगी और 29 अक्टूबर की अगर बात करें तो 29 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दी पहुंचेगी बाबा की डोली और शीतकाल में ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहे बाबा केदारनाथ। और आज यमुनोत्री धाम के भी कपाट बंद होंगे। दोपहर 12:09 का वक्त है जब कपाट बंद कर दिए जाएंगे। 12:33 पर रवाना होगी मां यमुना की डोली और खरसाली के लिए रवाना होगी मां यमुना की डोली। तो शीतकाल में खरसाली में ही रहेंगे मां यमुना और खरसाली में मां यमुना का मायका कहा जाता है। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट भी आज 12:09 पर भैया दूज के अवसर पर शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। कपाट बंद होने को लेकर यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसके साथ ही मां यमुना के मायके खरसाली गांव में उनके आने की तैयारी में खुशी का माहौल है और तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। शीतकाल में मां यमुना अपने मायके खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में ही विराजमान रहेंगी और सुबह 8:30 बजे यमुना मां के भाई शनि महाराज अपनी बहन को लेने यमुनोत्री रवाना होंगे। दोपहर 12:33 पर मां यमुना अपने भाई शनि महाराज के साथ खरसाली रवाना होंगी और इसे लेकर पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। खरसाली में मां यमुना के भव्य स्वागत की तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है। अपराह्न 12:09 पर अभिजीत मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग पर कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मां यमुना जी की डोली 12:33 पर यमुनोत्री धाम से प्रस्थान करेगी अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में। और खबर लखनऊ से जहां सीएम योगी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उच्च प्राथमिकता वाले चिन्हित जिलों में विशेष रूप से नियमित टीकाकरण चलाया जाए। तो आपको बताते चले कि लगातार डेंगू के केसेस में वृद्धि हो रही है और इसे लेकर सरकार भी सख्त है। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक अहम बैठक की और स्वास्थ्य विभाग की बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश सीएम योगी के द्वारा दिया गया। अधिकारियों को डेंगू को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश सीएम योगी ने दिए और साथ ही कहा कि अस्पतालों में जरूरी सुविधाओं की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले आजम खान के खिलाफ आज आ सकता है फैसला। 2019 के पुराने केस में कोर्ट सुनाएगी आज फैसला। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देते चले आजम खान के खिलाफ आज आ सकता है फैसला। 2019 के पुराने केस में कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज ये फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया जाएगा। 2019 चुनाव के दौरान आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था आजम खान ने और इसी मामले में आज अहम सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है और दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का ये पूरा मामला है जिस पर आज अहम सुनवाई होने वाली है, जिस पर आज अहम फैसला आ सकता है। तो मामले में 15 अक्टूबर को बहस पूरी हो गई थी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
200 सालों तक भारत पर राज करने वाले अंग्रेजों के मुल्क में जब भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने तो देश में खुशी की लहर देखी गई। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसमें भी सियासी मुद्दा और तुष्टीकरण का कृतक खोज निकाला। अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री का मुद्दा शशि थरूर, पी चिदम्बरम जैसे कांग्रेसी नेताओं ने मुद्दा उठाया तो विवादित बयानवीर समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी अपनी बात जोड़ दी। रिपोर्ट देखिए। ब्रिटेन में ऋषि सुनक पीएम बन गए तो यहाँ भारत में सियासी घमासान शुरू हो गया। हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है तो उसमें पाबंदी क्यों है? इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोले। हर मुद्दे में हिंदू मुसलमान करने वाले सियासतदान को ब्रिटेन में हिंदू पीएम बनने पर कोई ऐतराज नहीं, लेकिन सुनक के अल्पसंख्यक वाला मुद्दा जरूर कैच कर लिया है। तो बहरहाल ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के अंदर भी चूंकि वो फार्मूला जो ब्रिटानिया ने इस्तेमाल किया है, जिस बुनियाद पर भी किया है, तो बहरहाल अगर उसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी कोई माइनॉरिटी का आदमी, काबिल तरीन आदमी है, पढ़ा लिखा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर मुल्क को चला सकता है तो उसमें पाबंदी क्यों है? सवाल बड़ा है, आखिर विरोध किसका है, पीएम मोदी का या वाकई हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने वाले चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों का भला हो? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि विपक्ष के नेता उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसे बेवजह के मुद्दों से वो समाज का ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि आज का समाज ये तरक्की पसंद समाज है, ये विकास की तरफ आगे बढ़ने के सोच से काम करने वाला समाज है, और हमारे देश ने पूरी दुनिया को हमेशा नया रास्ता दिखाया है। जब मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ और प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। देश का संविधान भारत के किसी भी नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। देश का संविधान निरपेक्ष है, सब लोगों के लिए बराबर के अधिकार हैं। देश का संविधान धर्म, जाति, पंथ, मजहब के अनुसार विभेद नहीं करता है। बयान के तीर तो खूब चले, लेकिन ये भूल गए कि शीर्ष पद पर पहुंचने वाले भारत के पीएम जनमत से तय होता है। सबसे बड़े दल का नेता ही दुनिया के इस बड़े प्रजातांत्रिक देश का। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विषय नहीं है। भारत माँ की कोख से जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, और वह इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और देश में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ शानदार ढंग से स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छी सेवा कर रहे हैं, और पूरा देश माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है और आगे देखना चाहता है। इससे जो इस प्रकार की बयानबाजी करने वाले हैं उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन मैं ऋषि सुनक जी को, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, भारतवंशी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेश की ओर से, पूरे देश की ओर से। मैं अपनी ओर से एक सवाल करूं। और आपको एक अगली बड़ी खबर बताते चले। ज्ञान व्यापी मामले पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। पूजन के अधिकार पर आज फैसला आ सकता है। शिवलिंग पूजन के अधिकार पर सुनवाई आज, तो बड़ी खबर, ज्ञान व्यापी मामले पर सुनवाई आज, पूजन के अधिकार पर फैसला आज, शिवलिंग पूजन के अधिकार पर सुना जाएगी आज फैसला, और फास्ट ट्रैक कोर्ट आज दे सकता है फैसला। अधिकार मामले में सुनवाई हो चुकी है पूरी। वाराणसी के ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग के पूजन के अधिकार और गैर हिंदुओं के प्रवेश रोक को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। आपको बताते चले कि इस मामले में फास्ट ट्रैक अदालत ने पोषणीयता की सुनवाई पर न्यायालय ने ऑर्डर सुरक्षित कर लिया था, और वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में बीते महीनों में ज्ञान व्यापी परिसर से संबंधित मुकदमे पर
की सुनवाई चल रही है और जिसमें ज्ञान व्यापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक और एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग आकृति आदि विश्वेश्वर की तत्काल प्रभाव से प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ कराने की मांग की गई थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग की है। केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर गांधी जी के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की तस्वीर छापने की मांग की है और दिल्ली के सीएम ने कहा कि वह इसके लिए जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखेंगे। आज मेरी केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। देखिए, केजरीवाल जी को जो है दिल्ली की स्थिति को समझना चाहिए, वहां के लोग की परेशानियों को समझ के वहां के हल निकालने चाहिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इन चीजों में विफल हैं, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मेरी उनको ये सलाह है कि वो इस पे फोकस करके दिल्ली की तरक्की के लिए काम करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है और प्रयागराज में केजरीवाल के बयान को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या बयान भी सामने आया, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। माता लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होती है और माता लक्ष्मी जी जब कमल के फूल पर विराजमान होंगी तब श्री केजरीवाल जी से अगर आपके कोई मित्र हो तो उनसे ये पूछिएगा कि कमल के फूल पर विराजमान माता लक्ष्मी जी स्वीकार करोगे क्या। तो ये जो इस प्रकार के बयान है वह एक कहते हैं सच्चा भक्त, एक कहते हैं बगुला भगत, तो कुछ ऐसा ही अंतर मुझे समझ में आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये मां लक्ष्मी और सनातन धर्म का अपमान है। राजनीति के तर्ज पर वो गणेश और लक्ष्मी के अपमान करना चाह रहा है। ये सनातन धर्म का अपमान है। हमारे यहाँ सभी जगह लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है और उस पूजा का उद्देश्य जन कल्याण होता है और ये नहीं कि इसको नोट के ऊपर में गणेश और ये लक्ष्मी के चित्र लगा दिया जाए। यह उसका कहना है, सनातन धर्म का अपमान करना है और ऐसे व्यक्ति का मान जो है किसी प्रकार से सरकार को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य है यह अपनी जीत के लिए कि अपना लाभ उठाने के लिए और हिंदू धर्म सनातन धर्म का अपमान करने के लिए। इसलिए हम घोर निंदा करते हैं उसके इस प्रस्ताव को। यूपी में मदरसों के सर्वे पर हो रही सियासत पर न्यूज स्ट्रीट ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की। इस दौरान दानिश अंसारी ने विपक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। मदरसों के सर्वे शुरू हो चुके हैं, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद हैं। मदरसों की रिपोर्ट की जो सर्वे था रिपोर्ट के लिए वो शुरू हो चुका था, तारीखें भी बढ़ा दी गई। अब कब तक मदरसों की रिपोर्ट आएगी? देखिए, जिले स्तर पे सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है और जल्दी वो शासन स्तर पे सारी सर्वे की रिपोर्ट अलग अलग जनपदों से आएगी और सकारात्मक भाव से किया गया सर्वे में पूरे प्रदेश के सभी लोगों ने सहयोग किया। सबकी आज ये इसी वरीयता के साथ सब काम कर रहे हैं कि मदरसा शिक्षा को और बेहतर बनाकर वहां जो पढ़ रहे मुस्लिम नौजवान हैं उनको तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाएं। जब मदरसों का सवाल आता है तो ओवैसी का बयान जरूर आता है। उन्होंने कहा छोटा एनआरसी है ये, बर्क भी कूद पड़े। उन्होंने कहा मदरसे पर सर्वे पर सवाल खड़े किए हैं। तो ओवैसी और बर्क के इस तरह के बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सर्वे मदरसों के तरक्की के लिए और इस पर सवाल कोई करता है तो मुसलमानों के तरक्की पे सवाल कर रहा है। सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा है उस पर काम करते हुए योगी सरकार ने बीते 5 साल में पिछले कार्यकाल में
और 6-7 महीने का ये कार्यकाल हर दिन मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए काम किया है। इससे विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा पड़ा है। विपक्ष तिलमिला गया है और इसीलिए वो इस तरह की बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहता है। दानिश अहमद का ये कहना है कि योगी सरकार जो है वो मुसलमानों को महज वोट बैंक नहीं मानती, इसके तरक्की के लिए, इसके उत्थान के लिए काम कर रही है। लखनऊ से उड़ान समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। दिवाली के बाद अब बिहार और पूर्वांचल के जिलों में छठ की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर छठ घाटों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। वहीं छठ को लेकर महाराजगंज जिले के नौतनवा कस्बे में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए मुस्लिम समाज के लोग पिछले 25 से छठ तैयारियों में जुटे हुए हैं और तैयारियों में हिस्सा भी ले रहे हैं। यहां लोग छठ व्रतियों के लिए सभी तरह की तैयारी करते दिख रहे हैं, जिसमें छठ घाट की सफाई से लेकर सौंदर्यीकरण का काम भी पूरी तरीके से किया जा रहा है। पूरे घाट को इंटरलॉकिंग और रेलिंग से सुशोभित किया गया है। किसी भी तरह की दिक्कत नगर पालिका नौतनवा द्वारा श्रद्धालुओं को नहीं होने दी जाएगी। 3 छठ घाट है और तीनों छठ घाट का हम मुआयना करते हैं। तीनों छठ घाट का हम रात दिन जग के अपने मॉनिटरिंग करते हैं और इस छठ पर्व को शानदार पर्व मनाने का पूरा प्रयास रहता है।